हेलो एवरीवन। तो आज है 20 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 मई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एक मिनट। स्लाइड पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत किस संगठन के साथ मिलकर के समुद्र में प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए परियोजनाओं को शुरू किया है। तो वो संगठन हो जाएगा यूरोपियन संघ। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। इसी के साथ में मिलकर के भारत जो है समुद्र या महासागर में जो भी प्लास्टिक से जो प्रदूषण हो रहे हैं, प्लास्टिक कचरे से जो प्रदूषण हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए दो परियोजनाओं को यहाँ पे लॉन्च किया गया, दो परियोजनाओं को शुरू किया गया। इस परियोजना में कौन साथ देगा? तो भारत और इसके साथ में यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि समुद्र महासागरों में प्लास्टिक के कचरे से होने वाले जो प्रदूषण हैं उनसे निपटने के लिए और उन कचरों से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो है इसके लिए दो परियोजनाओं को यहाँ पर शुरू किया गया। ये पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद एक कमिटी है, एक आप बोल सकते हो समिति है। इसके द्वारा जो है इस पहल को शुरू किया गया, जिसका नाम है भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। इस परिषद को अप्रैल 2022 में बनाया गया था, जब यूरोपियन संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन 2022 में भारत की यात्रा पर आई थी, तब इसको बनाने की घोषणा की गई थी और इसका शुभारंभ किया गया था इस परिषद को फरवरी 2023 में। अगर हम यूरोपियन संघ की बात करते हैं तो इसमें कुल 27 सदस्य हैं, यानी कि कुल 27 देशों का एक संघ है यूरोपियन यूनियन, जिसको 1 नवंबर 1993 में जो है अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है और इसी के साथ में भारत जो है मिलकर के क्या कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर आप बोल सकते हो समुद्र में जो प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण हैं उनसे निपटने के लिए एक पहल या एक परियोजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन से पूर्वोत्तर राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना किया जा रहा है? तो वो राज्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। मछली प्रोडक्शन यानी फिश जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने या फिर तटीय राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के अंतर्गत जो है इस एक्वा पार्क को बनाने की बात कही जा रही है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। और इसके तहत जो है कुल 11 पार्क बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें से पूर्वोत्तर राज्य में एक हो गया आपका त्रिपुरा के कैलाश शहर में जो है इस पार्क को बनाया जा रहा है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जिसका उद्देश्य होगा मछली का अच्छा बीज तैयार करना, जिससे जो है मछली के प्रोडक्शन में, फिश के प्रोडक्शन में क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके, मछुआरों को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना, मछली के निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य एम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है? तो ये है भारतीय तटरक्षक बल। किसके द्वारा? यहाँ पे तटरक्षक बल। ऑपरेशन ओलिविया जो है ओलिव रेडली टर्टल जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ओलिविया। नवंबर से मई तक के बीच में जो है इनके आप बोल सकते हो अंडे देने का टाइम होता है और इसी टाइम पर जो है अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उनसे इनको बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो समुद्री जीवन के संरक्षण को मजबूती देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन ओलिविया ने इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। फरवरी 2025 में ओडिशा के रसुकुला नदी के क्षेत्र में और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर 6.98 यानी कि लगभग 7 लाख ऑलिव रिडले जो है कछुए, इनकी रक्षा की गई है इस अभियान के तहत। ये अभियान जो है हर वर्ष नवंबर से मई के बीच में चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कछुए होते हैं उनको सुरक्षित अंडे देने का क्या करना, वातावरण प्रोवाइड करवाना, जिससे हर साल 8 लाख कछुओं को क्या किया जाता है, संरक्षण या सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो ईजिली या फिर उनके लिए एक वातावरण बनाया जाता है जहाँ पे वो अंडा दे सकें।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की, भारतीय तटरक्षक बल की, तो ये जो है आपका भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको बनाया गया था 1 फरवरी 1977 ईस्वी को इसको बनाया गया था और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो हो जाएंगे आपके परमेश शिवमणि या फिर पी शिवमणि इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इसरो का 101वां मिशन कौन सा था जो अभी रिसेंटली जिसको लॉन्च किया गया था लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाया, वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो हो जाएगा PSLV C61। इसका पूरा नाम हो जाएगा PSLV C61 EOS 09। PSLV मतलब कि क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C61 EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, इसका दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा रीसैट 1B, इसका दूसरा नाम है EOS 01। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, ये जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की अगर हम बात करते हैं, इसरो को 1969 ईस्वी में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु देखने को मिलेगा, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो बी नारायणन हैं, बी नारायणन। इन्हीं के द्वारा जो है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 EOS 01 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि इसरो का 101वें नंबर का क्या था, मिशन था। और ये जो है असफल रहा, ये सफल नहीं रहा। ठीक है, अगर हम EOS की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है। इसका काम क्या है, इस मिशन का काम क्या होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। इसरो का जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये इस मिशन में रॉकेट के तीसरे चरण में, ये जो PSLV है आपका 4 स्टेज में काम करता है, सॉलिड लिक्विड। तो जो तीसरा स्टेज था, यहाँ पर कुछ जो है तकनीकी खराबी के कारण ये क्या हुआ, असफल रहा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 को उसकी निर्धारित, ये जो 09 उपग्रह है ये इसको जाना था पृथ्वी के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, लेकिन ये क्या हुआ, स्थापित नहीं हो पाया। यह इसरो का 101वां मिशन और PSLV का 63 नंबर का ये मिशन था। ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट में सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है जो किसी भी मौसम में पृथ्वी की क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को कैप्चर करेगा, चाहे वो कितनी भी ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में क्या करेगा, ये पृथ्वी के पिक्चर्स को कैप्चर करेगा। EOS 09 जिसको हम लोग रीसैट 1B के नाम से जानते हैं, यह एक जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसमें सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगा हुआ है, जो सभी मौसम में 24 घंटे पृथ्वी के इमेजिंग यानी कि इमेज को क्या करेगा, क्लिक करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 2023 के लिए दिया गया है। अभी रिसेंटली इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विज्ञान भवन में इसको दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये संविधान के जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा हैं, उन भाषाओं और साथ में अंग्रेजी भाषा में यानी कि कुल 23 भाषाओं में इस अवार्ड को दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ अवार्ड। 58 नंबर का ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और मशहूर कवि गीतकार गुलजार जी को दिया गया है। ये वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 59 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो इसकी भी घोषणा हो चुकी है और ये अवार्ड दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। किनको, विनोद कुमार शुक्ल जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये 12वें नंबर के हिंदी कवि हैं। इनको 59 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस 58 नंबर के जो अवार्ड को है, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इस अवार्ड को जो है दिए हैं। इसे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना प्रेमी उद्योगपति साहू शांति प्रसाद और उनकी पत्नी रामेश्वरी देवी जैन के द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1961 में पहली बार जो इसको स्थापना किया गया था और इसका पहला पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था।
इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की कैश प्राइज, बाग देवी की प्रतिमा यानी सरस्वती देवी के कांसे की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से इतना पॉइंट याद रखिएगा, कैश प्राइज से 11 लाख रुपए, एक कांसे की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। शहीदों को जो है सम्मान प्रदान करने के लिए इस दिवस को क्या किया गया है? शुरू किया गया है, इस अभियान को शुरू किया गया है। देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के जो वीर हैं, जो शहीद हैं, उनको सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया, जिसका नाम है एक देश एक धड़कन। ठीक है, वन नेशन वन हार्ट बीट। इस अभियान का उद्देश्य होगा शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और तिरंगे को प्रांजल श्रद्धांजलि अर्पित करना। ये जो है 100 दिनों का एक कार्यक्रम है, जिसमें शहीदों के लिए क्या किया जाएगा? उनके सम्मान को यहाँ पे सम्मान व श्रद्धांजलि उनको दिया जाएगा। ये जो पहल है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा जो है मिलकर के किया जा रहा है और इसमें 60 से अधिक भारत के ऐसे विरासत स्थल, जिसमें लाल किला आ जाएगा आपका, लाल किला, अशोक स्तंभ, ठीक है, इन सभी ऐसे 60 जो हमारे भारतीय स्मारक हैं उनको क्या किया जाएगा? यहाँ पर सजाया जाएगा और उनको अलग अलग कार्यक्रम के तहत उनको श्रद्धांजलि और कृतज्ञता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। ये कहाँ पे किया गया है इसका आयोजन? तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जो है इसका आयोजन किया गया है। तीस्ता प्रहार अभ्यास, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में। ठीक है, इसका आयोजन जो है 8 से 10 मई 2025 के बीच में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नाम से जो है एक किया गया है और ये एक मल्टी नेशन जो है एक्सरसाइज है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होगा जो हमारा चिकन नेक क्षेत्र है उसको क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, इसका जो है मुख्य काम होगा। तीस्ता जो अभ्यास है ये तीस्ता नदी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? तीस्ता नदी के नाम पर पड़ा है। तीस्ता नदी जो है जम्बू ग्लेशियर से इसकी जो है उत्पत्ति होती है तीस्ता नदी की, और ये पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम का क्या है? बॉर्डर भी बनाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर भी जो है तीस्ता नदी बनाती है। तीस्ता नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? डिस्प्यूटेड रिवर है। हाल ही में एक दिवस मनाया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस। आपको बताना है ये किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस ये जो है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता और उनके जो काम है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और इस दिन जो है 10 महिलाओं को यहाँ पे क्या किया गया है? सम्मानित भी किया गया है, अवार्ड भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 17 मई की, तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। 16 मई की बात करते हैं तो सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है कब? 15 मई को। ठीक है, तो 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस बार इसकी थीम थी महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। 2022 से प्रत्येक साल जो है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और 2022 से लगातार मनाया भी जा रहा है, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और एक समान समुद्री कार्यबल बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा आपका दादर नागर हवेली दमन और दीव। ये जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के द्वारा जो है पहले खेलो इंडिया की मेजबानी हो चुकी है। 19 मई से 25 मई तक ये होगा। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अनुसार जो है ये पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसकी शुरुआत हो गई है 19 मई से 25 मई तक इसका आयोजन होगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन दीव में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया पहल के तहत जो है
आपको याद होगा 4 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका आयोजन अभी रिसेंटली बिहार में हुआ, जहां पर महाराष्ट्र क्या रहा है, टॉप पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर रहा है 158 मेडल के साथ, जिसमें 58 गोल्ड मेडल है, प्लस में 47 आपका सिल्वर मेडल और 53 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पे रहा। इसका आयोजन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 अलग अलग शहरों में किया गया है। इसी खेलो इंडिया पहल के तहत जो है केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अनुसार 4 और नए खेल प्रतियोगिताओं का यहाँ पे आयोजन करने की बात कही गई है, जिसमें से एक हो गया आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स, जिसका आयोजन शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा खेलो इंडिया मार्शल आर्ट्स, इसका आयोजन जुलाई अगस्त 2025 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होगा। दूसरा हो जाएगा खेलो इंडिया जनजातीय खेल, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया स्वदेशी खेल, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। खेलो इंडिया के तहत ही वाटर स्पोर्ट्स एवं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट खेल भी यहाँ पे इसका भी आयोजन होगा, मई जून 2025 में इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो दादर नागर हवेली यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर 19 पुरुष चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो वो देश हो जाएगा आपका कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश। सैफ अंडर 19 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ये जो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसमें जो है इसका आयोजन 2025 में आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो यूपिया शहर है वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट में 4-3 से हरा करके 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया शहर में गोल्डन जुबली स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और जो फाइनल मैच था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर खेला गया, जिसमें बांग्लादेश क्या रहा, रनर अप रहा और भारत जो है यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे जीत हासिल किया। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में भी सैफ अंडर 19 में भारत जीता था पाकिस्तान को हरा करके। इसको पाकिस्तान को हरा करके यहाँ पे भारत जीता था और इस बार बांग्लादेश को हरा करके ये चैंपियनशिप अपने खिताब भारत ने अपने नाम किया है। तो आज के इस वीडियो में यही था और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।